आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये इतिहास के उन पन्नों से निकली एक अविश्वसनीय लेकिन बिल्कुल सच्ची कहानी है जिसे शायद वो पहचान नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। हम बात कर रहे हैं रानी गैदिनल्यू की, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे साहस, संघर्ष और एक कभी न टूटने वाले जज्बे के आगे लोहे की बेड़ियां भी कमजोर पड़ जाती हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है महज 13 साल की एक छोटी सी बच्ची और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य। मतलब जिस ब्रिटिश हुकूमत का सूरज कभी नहीं डूबता था, उसके सामने एक 13 साल की बच्ची खड़ी थी। ये तो बिल्कुल डेविड और गोलियत वाली स्थिति हो गई ना। सोचकर देखिए, जिस उम्र में बच्चे खेलकूद में मग्न रहते हैं, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, उस उम्र में किसी का सीधा आमना सामना ऐसे खूंखार साम्राज्य से हो रहा था। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक महाकाव्य की शुरुआत है। भाग 1, 13 साल की बागी। कहानी का पहला अध्याय इसी पृष्ठभूमि से शुरू होता है। नागालैंड की पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव की मिट्टी में खेलती हुई एक मासूम बच्ची, जिसे खुद भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसका नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला है। वो बिल्कुल वैसे ही खेल रही थी, अपना बचपन जी रही थी जैसे कोई भी आम बच्चा जीता है। लेकिन ये शांति बस तूफान से पहले की खामोशी थी। परिस्थितियां बहुत जल्द इस शांति को भंग करने वाली थी और उसका पूरा जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस बात को इन पंक्तियों से बेहतर और कुछ नहीं समझा सकता। ना खेलों की चाह रही, न गुड़ियों का संसार। उसने तो देख लिया था जुल्म का असली आकार। ये शब्द बहुत गहरे हैं। जब एक इतनी छोटी सी उम्र में उसने अपने ही लोगों पर बेतहाशा अत्याचार होते हुए देखा, तो समझ लीजिए कि उसके बचपन का उसी दिन अंत हो गया। गुड़ियों से खेलने की उम्र में उसका सामना एक बेहद कड़वी और भयानक सच्चाई से हो चुका था। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जुल्म के खिलाफ आवाज। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां खामोशी टूट गई। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। इस सफर को जरा करीब से देखते हैं। पहला कदम था नागा पहाड़ियों में बीता वो बचपन। फिर दूसरा कदम, जब बाकी बच्चे स्कूल जा रहे थे, तब वो अपने ख्यालों में, अपनी आंखों में आज़ादी के सपने बुन रही थी। तीसरा कदम, जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ, उसने अपनी आंखों से ब्रिटिश अफसरों को, अपने समाज को दबाते, कुचलते और बेइज्जत करते देखा। और फिर आता है चौथा और सबसे अहम कदम। उसी दिन, उसी पल उसने एक बेहद कड़ा फैसला कर लिया कि अब और चुप नहीं रहना है। ये उसकी सोच में आया एक बहुत ही तेज और एकदम निर्णायक बदलाव था। उसका ये फैसला इतना पक्का, इतना मजबूत था कि ऐसा लगा मानो पहाड़ भी कांपे उसकी आवाज सुनकर, अंधेरा भी डर गया उसके इरादों से। मतलब जिस उम्र में बच्चे किसी खिलौने के टूट जाने पर रोते हैं, उस उम्र में वो हालातों से, हुकूमत से लड़ रही थी। ये लाइनें सच में उस भारी भावनात्मक दबाव और उसकी उस प्रचंड ऊर्जा को दिखाती हैं जिसने एक ही झटके में उस बच्ची को एक क्रांतिकारी में बदल दिया था। भाग 3, क्रांति की मशाल। अब इस कहानी के विद्रोह वाले, एकदम एक्शन वाले हिस्से में आते हैं। तो आखिर इस विद्रोह ने शक्ल कैसे ली? महज 13 साल की उम्र में वो एक बड़े आंदोलन का हिस्सा बन गई। पहाड़ियों के घने जंगलों के बीच छुप छुप कर सीक्रेट मीटिंग्स यानी गुप्त सभाएं होने लगी। चारों तरफ खौफ का माहौल था, आम जनता डरी हुई थी। लेकिन ये बच्ची, ये बिल्कुल निडर थी। उसकी आवाज हर ओर गूंजने लगी थी, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। ये सिर्फ एक नारा भर नहीं था, ये एक लड़की के खुद क्रांति की मशाल बन जाने का पूरा सफर था। और यहीं अंग्रेजों से एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक चूक हो गई। उन्होंने उसे महज एक बच्ची समझकर हल्के में ले लिया, नजरअंदाज कर दिया। नतीजा, जिसे वो बच्चे समझकर नजरअंदाज कर बैठे, वो तूफान बनकर पूरे सिस्टम में फैल गई। जब तक ब्रिटिश तलवारें और बंदूकें उसे ढूंढना शुरू करती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लोगों के दिलों में, उनकी हिम्मत में बस चुकी थी। भाग 4, साम्राज्य का खौफ। अब पासा पलट चुका था। दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता अब एक अनजान डर से कांपने लगी थी। उस वक्त पूरी ब्रिटिश सत्ता की जड़ों को हिला देने वाला सिर्फ एक ही सवाल था जो उनके जहन में गूंज रहा था, ये बच्ची है या बगावत? और ध्यान रहे, ये कोई मुहावरा या फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये ब्रिटिश सरकार का असली खौफ था, उनकी असल घबराहट थी।
ये इतिहास का वो नाटकीय मोड़ है जहां एक इतने विशाल साम्राज्य को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका मुकाबला किसी एक इंसान से है या किसी वैचारिक आंधी से जिसे रोका ही नहीं जा सकता। और इस बौखलाहट का नतीजा क्या हुआ? हुकूमत ने अपने सबसे खूंखार तरीके अपनाए। पहले कदम के तौर पर उस पूरे इलाके में भारी भरकम सेना भेज दी गई। दूसरा कदम, हर एक गांव में घर घर घुसकर बेहद आक्रामक तलाशी अभियान चलाए गए। तीसरा कदम, स्थानीय लोगों को बेतहाशा डराया गया, धमकाया गया। लेकिन इन सब सख्तियों के बावजूद उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो गया था। क्यों? क्योंकि अब वो कोई एक व्यक्ति रही ही नहीं थी, वो तो जन जन की विचारधारा बन गई थी। भाग 5, लोहे की सलाखें। इतिहास का रास्ता कभी सीधा या आसान नहीं होता और यहाँ से एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन हिम्मत से भरा अध्याय शुरू होता है। आखिरकार वो हुआ जिसका डर था, एक ऐसी कड़वी सच्चाई जो आज भी दिल को झकझोर देती है। महज 13 से 14 साल की उम्र में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक बिल्कुल मासूम चेहरे को जेल की उन ठंडी दीवारों और लोहे की मोटी सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी उम्र जहां किसी की जिंदगी बस शुरू ही हो रही होती है, वहां उस छोटी सी बच्ची को कई कई सालों तक एक काल कोठरी के अंधेरे में अपना जीवन बिताना पड़ा। लेकिन आप एक शरीर को तो कैद कर सकते हैं, पर किसी के विचारों को कैसे बांधेंगे? लोहे की दीवारें भी उसे रोक ना सकीं। उसकी रूह आजादी की बात करती रही। उसने एक पल के लिए भी हार नहीं मानी। उस जेल की काल कोठरी की अंधेरी रातें इस बात की सबसे बड़ी गवाह बनी कि कैसे एक छोटी सी बच्ची अभी भी क्रांति की एक नई कहानी लिख रही थी। उसका हौसला, उसका जज्बा कोई नहीं तोड़ पाया। फिर वक्त बीता, देश आज़ाद हुआ और स्वतंत्र भारत ने उनके इस असीम और बेमिसाल योगदान को पहचाना, उन्हें पूरा सम्मान भी दिया। लेकिन अगर गहराई से देखें तो उनकी असली जीत कोई अवार्ड, सम्मान या राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी और सच्ची जीत थी आम लोगों के भीतर आज़ादी की उस सोई हुई चेतना को जगा देना। उन्होंने सत्ता पर नहीं बल्कि विचारधारा पर जीत हासिल की थी, जो हमेशा के लिए अमर हो गई। भाग 6, एक अमर विचार। और यही वैचारिक जीत उन्हें एक इंसान से कहीं आगे बढ़ाकर एक अमर प्रेरणा बना देती है। ये छोटी सी पंक्ति पूरी कहानी का बहुत ही सटीक निचोड़ है। ना उम्र देखी, ना हालात देखे, उसने बस जुल्म की दीवारें तोड़ दी। जो बच्ची शायद ब्रिटिश फौज के नाम से ही डरकर पीछे हट जानी चाहिए थी, वो अपने अदम्य साहस से पूरा का पूरा इतिहास ही पलटकर चली गई। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान की असली ताकत बाहर किसी हथियार या फौज में नहीं, बल्कि सीधे उसके भीतर होती है। अगर हम इस पूरी कहानी से कुछ सीखना चाहें तो इसे 4 बहुत ही साफ और स्पष्ट संदेशों में बांट सकते हैं। पहला, मनोवैज्ञानिक संदेश, डर उम्र नहीं देखता। ये सच है, लेकिन हिम्मत और साहस भी उम्र के मोहताज नहीं होते। दूसरा, राजनीतिक संदेश, आज़ादी का मतलब सिर्फ हथियार उठाना या लड़ना नहीं है। समाज में जागरूकता और एकता लाना उससे भी बड़ी लड़ाई है। तीसरा, आध्यात्मिक संदेश, जब कोई इंसान सत्य के रास्ते पर चलता है तो उसकी उम्र मायने नहीं रखती, बल्कि उसकी आत्मा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और चौथा, सामाजिक संदेश, अगर एक 13 साल की बच्ची इतिहास की दिशा को मोड़ सकती है तो हम सब भी अपने अपने स्तर पर अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इस पूरे ऐतिहासिक सफर का सार इन बेहद दमदार शब्दों में समाया हुआ है। इतिहास में बहुत लोग आए, लेकिन कुछ ही ऐसे थे जो उम्र नहीं, आग लेकर पैदा हुए थे। रानी गाइदिन्यलिउ वैसी ही एक असाधारण, भीतर से दहकती हुई ऊर्जा थीं। उन्होंने अपनी कम उम्र को कभी भी अपने इतने बड़े और बुलंद इरादों के आड़े नहीं आने दिया। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि रानी गाइदिन्यलिउ अब सिर्फ एक ऐतिहासिक नाम नहीं है, वो खुद अपने आप में एक क्रांति का दूसरा नाम बन चुकी हैं। उन्होंने सिर्फ एक लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि बगावत, साहस और स्वतंत्रता का एक ऐसा मानक तय किया जिसे आने वाली कई सदियों तक याद रखा जाएगा। और जाते जाते ये ऐतिहासिक कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। अगर एक 13 साल की छोटी सी बच्ची आगे बढ़कर इतिहास बदल सकती है, तो आज हम सब अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या योगदान दे सकते हैं? इस ऐतिहासिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस आखिरी सवाल पर गहराई से विचार करें और याद रखें कि किसी भी बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि हमेशा हमारे भीतर से ही होती है।